हेलो 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 बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो भैया, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं हूं तुम्हारा भाई शिव। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और अगले लगभग 1 डेढ़ साल तक हमारा और आपका साथ कुछ यूं ही इस कदर चलने वाला है। और हमने एक सीरीज लॉन्च करी है जहां हम क्लास 11th कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि आपको वीकली 2 और 3 वीडियोस मिला करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन वीडियोस का कंप्लीट डिस्कशन और होमवर्क भी आपको उनमें प्रोवाइड किया जाएगा। आपको शीट्स और डीपीपीज जो होंगी वो खरीदनी होंगी ऐप पर जाकर, दैट टू एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। 149 रुपीज़ की आपको कॉस्ट पे करनी होगी। वो कॉस्ट आप पे कर दीजिएगा, फिर वहाँ से आपको शीट्स और डीपीपी का एक्सेस मिल जाएगा। फिर शीट्स एंड डीपीपी का एक्सेस मिलने के बाद ये जो बैच है इसका एक्सेस सभी के लिए फ्री है। और बैच में हम प्रॉपर पहले लेक्चर्स लेंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क के बाद डिस्कशन होगा। और जो हमारी शीट्स एंड डीपीपीज है वो आपको ऐप पर मिलेंगी। और आपका जो कंप्लीट डिस्कशन एंड डीपीपीज का जो डिस्कशन होगा दैट विल बी एक्सेसिबल टू ओनली ऐप, मतलब वो रहेगा यूट्यूब पर भी, लेकिन वो ऐप के थ्रू ओपन होगा। और आपका जो कोर्स होगा वो आप यूट्यूब और ऐप से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना कुछ था। और अगले 1 डेढ़ साल तक ये ईयर लॉन्ग कोर्स है। क्लास 11th के लिए हमने ये 6 से 7 महीने चलने वाला है। फिर इसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, जिससे कि आपकी जो आपने साल भर पढ़ा है उसका गाइडेड तरीके से रिवीजन कराया जा सके, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा सकें, ताकि आपका, अगर आप क्लास 12th में जाते हैं तो आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत बन सके, आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास 12th में जा सके। अच्छा, और बाकी चीज़ें शुरू करने से पहले बता दूं भाई कि मैं हूं तुम्हारा भाई शिव, और मैं पास्ट में बहुत सारे आईआईटी जेई और नीट एस्पिरेंट को गाइड कर चुका हूं। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पर ऐसा कुछ लेकर आया हूँ। मैंने ऑफलाइन में तो पढ़ाया, लेकिन बट मैं ऑनलाइन में पहली बार सही से जिसे बोलते हैं एक सिस्टमेटिकली वे में मैं पहली बार ऑनलाइन में आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1-2 हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। वो कुछ सीरीज़ लॉन्च करने का सोचा, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ और एंड अदर इश्यूज़ वो सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन इस बार मैंने पूरी एनर्जी के साथ एक ऐसा स्टेप लेने का सोचा है कि क्लास 11th के लिए जो भी बच्चे अभी क्लास 10th से 11th में अपना बोर्ड देकर आए हैं, उनके लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो बैच होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। बस शीट्स, डीपीपीज और मॉक का आपको कॉस्ट पड़ेगा, और वो कॉस्ट आपको पड़ेगा 149 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, और आपको प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपको प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा शीट्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय बिना जाया करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि बेटा लोग, आप सभी लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिन पे बात पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में अगर उन पे बात हो तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ते में वो मज़ा नहीं आएगा। तो पहला तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स शुरुआत में ही पढ़ के चलना पड़ेगा, जिससे आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। और थोड़ा सा हम यूनिट एंड डायमेंशंस लेके चलेंगे। वैसे तो कुछ टीचर्स इस टॉपिक को ओमिट भी कर देते हैं, मैं भी ओमिट ही करता हूँ, लेकिन मैं, जिससे कि आपका फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उस पर्पज से मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को टच करूंगा। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर जो शीट है इसका वो आपको नहीं मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशंस का आपको प्रॉपर शीट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो कुछ पोर्शन है वो क्लास 12th से रिलेटेड है। तो वहाँ आप जाके इस चैप्टर को खुद ब खुद, अगर कोई टीचर ना भी पढ़ाए, तो जब आप पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको खुद अच्छे से, इतना अच्छे से आ जाएगा कि आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके जो बेसिक फंडे हैं, जो फिज़िक्स से जिसका रिलेशन है, कहाँ से फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, तो बेसिक चीज़ों को मैं करा कर चलूँगा। और बेसिक नहीं, मतलब ठीक ठाक लेवल पे मैं चीज़ों को कराऊँगा। फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हुए मैकेनिक्स की तरफ मूव करते चले जाएंगे। और सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ध्यान लगाकर मन से पढ़ेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है भैया।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है बच्चे वो ये है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स होता क्या है? सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स शब्द से आप समझते क्या है? आप एटलीस्ट ये तो बताएं कि हाँ भैया चलो फिजिक्स समझ लिया, फिजिक्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली फिजिक्स होता क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग सोचिए और बताइए मेरे को कि फिजिक्स क्या होता है। तो भैया लगभग आप सभी ने अभी तक अपना आंसर सोच लिया होगा कि फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, सभी ने सोच लिया होगा कि फिजिक्स होता क्या है। तो लेकिन फिजिक्स को जानने से पहले कहानी को और रोचक बनाते हैं, एक स्टेप और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो बच्चा लोग चलते हैं साइंस के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स जो है हमारा वो साइंस का ही पार्ट है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब हमारे किसके पार्ट है? ये सब हमारे पार्ट है साइंस के। तो बेसिकली साइंस क्या होता है? कोई बच्चा अभी जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या कोई बच्चा बताएगा मेरे को साइंस क्या होता है? साइंस शब्द का सीधा सीधा मतलब जो है किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन आपकी क्लास में कोई सुंदर कन्या पढ़ती होगी, लेट से तनीषा पढ़ती है, तो तनीषा का नाम जान लेना कोई साइंस थोड़ी है भाई। उसका नाम अगर आपने जान भी लिया तो इसमें कोई साइंस थोड़ी ना, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बोलते हैं ना स्टाइल मारने के लिए कि साइंस थोड़ी है भाई। तो किसी सुंदर कन्या का नाम जान लेना साइंस नहीं है। तो साइंस क्या है? फिर साइंस शब्द का मतलब है टू नो समथिंग, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है। किसी चीज को जानने से पहले एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। तो कैसी स्टडी को हम साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइंस शब्द भैया कहता क्या है? तो सबसे पहले जाने टू नो समथिंग, टू नो समथिंग। ठीक है, बट साइंटिफिकली, बट साइंटिफिकली, बट साइंटिफिकली, बट साइंटिफिकली इज नोन एज साइंस। अच्छा, साइंटिफिकली कोई चीज कैसी होती है? सिस्टमेटिकली, या बोले इसको सिस्टमेटिकली। तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू नो समथिंग। ठीक है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। और सिस्टमेटिक अटेम्प्ट कैसा अटेम्प्ट होता है? एक ऐसा अटेम्प्ट जहां आप चीजों को सबसे पहले क्या करेंगे? किसी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको आप मेजर करेंगे, मेजर करेंगे, फिर आप उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे कुछ डेटा निकालेंगे, कुछ डेटा से फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद बेसिस पे आपको एक रूल या लॉ बताएंगे और फिर आप फ्यूचर के फिनोमेना को उससे प्रिडिक्ट करेंगे। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जहां हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली। तो बेसिकली अगर गौर से समझे, साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू नो थिंग्स। ठीक है, किन्हीं चीजों को जाने, सो दैट वी कैन कंट्रोल, एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट अ फिनोमिना। किसी भी घटना को हम प्रिडिक्ट कर सके, एक फिनोमिना को क्या कर सके? प्रिडिक्ट कर सके। तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जिसमें हम चीजों को सिस्टमेटिकली यानी साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। और भैया साइंस पढ़ते क्यों है? साइंस पढ़ने का सीधा सीधा एडवांटेज ये है भैया, साइंस पढ़ोगे तो साइंस पढ़ने से आपको फायदे होंगे। कहीं पे अर्थक्वेक आएगा तो तुम पहले बता दो कि भैया ये अर्थक्वेक प्रभावित जोन है, यहाँ से आप दूर रहें। कहीं पे बादल फटने वाला होगा, पहले ही आप प्रिडिक्ट कर दोगे कि भाई फला जगह से दूर रहना, उस वाले एरिया में बहुत तेज बारिश आने वाली है। कहीं पे हरिकेन आने वाला होगा, यहाँ पे आंधी आने वाली है, ऐसा होने वाला है, तो वो पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ बढ़ा चला रहा है तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जहां हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं ताकि हम उन चीजों का इस्तेमाल कर सके और भविष्य में होने वाली घटनाओं को या तो कंट्रोल कर सके, या एक्सप्लेन कर सके, या प्रिडिक्ट कर सके। ऐसा कुछ आप जब एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो साइंस की बात हो गई, तो जो साइंटिफिक फिनोमिना होता है, जो भी एक सिस्टमेटिक फिनोमिना होता है,
उसका बेटे एक पार्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, साइंस का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस आप ध्यान से समझो, अगर उस प्रोसेस को समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से क्यों है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है कि लेट्स से हमारे आसपास यूनिवर्स में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे रिचर्ड पी फेनमैन साहब थे, एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज भी उनको मिला, एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बोला कि भैया फिजिक्स कुछ भी नहीं है, नेचर में हो, नेचर एक मस्त बिंदास गेम खेल रहा है और साइंटिस्ट लोग उस गेम को देखकर ऑब्जर्व कर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी गेम को भाई हम फिजिक्स बोलते हैं। तो होता क्या है, नेचर में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो हम तुम लोग साइंटिस्ट लोग करते क्या है, उन घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं, फिर अपनी खोपड़ी लगाते हैं, फिर उसके बेसिस पे कोई रूल और लॉ दे देते कि हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा ऐसा होगा, और वो सर्टेन कंडीशन में वैलिड होता है। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ साइंस में हो रहा होता है। तो प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब जब किसी चीज को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ ना कुछ मेजर भी करोगे। जैसे कि भैया तुमने किसी सुंदर कन्या को देखा तो सुंदर कन्या का कुछ न कुछ तो वजन है, दिखती कैसी है, मोटी दिखती है, तो कुछ ना कुछ आप मेजरमेंट किया, हाइट कितनी है, 5 फुट 2 इंच है। तो जब आप साइंस में किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली है कि उसको कुछ ना कुछ आप मेजर भी करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ना कुछ मेजर भी करोगे। अब जहां से आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हो वहीं से मेजरमेंट शुरू हो जाता है। ऑब्जर्व करते करते आप चीजों को मेजर करोगे और जो भी चीजें मेजर हुई उन चीजों के बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। क्या करोगे आप? एक्सपेरिमेंट्स करोगे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बेटा आप लॉज और रूल्स बनाओगे जो कि आपके फिनोमिनास को प्रिडिक्ट, कंट्रोल और मॉडिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। तो ओवरऑल पूरे साइंटिफिक प्रोसेस में जो प्रोसेस चल रही होती है वो यहाँ से यहाँ तक की चल रही होती है। यानी कि आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर उनको मेजर करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर लॉ में पहुंचते हो। तो बेसिकली जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, अगर एक्सेलरेशन लगाओगे तो वेलोसिटी v बराबर u प्लस at, वो एक पर्टिकुलर लॉ निकल के आया, एक रूल निकल के आया। तो वो बात है यहाँ की। हम डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं यहाँ से, न्यूटन का नियम। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये सब कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा तो फील आए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसी में मैं आपको मेजरमेंट में कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, इन सब चीजों को लेके चलेंगे। तो हमने जान लिया कि साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जहां हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्व किस लिए करते हैं? ताकि हम चीजों को मेजर कर सके। मेजरमेंट के बाद हमको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर हमको हमारे लॉज और रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो मेजरमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो मेजरमेंट एक क्रूशियल स्टेप है। तो मेजरमेंट के बारे में हमको थोड़ा जान लेना चाहिए। तो पहले 1-2 लेक्चर हम मेजरमेंट के रिगार्डिंग चीजें जान लेंगे, फिर हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी भी आपको बहुत जरूरी होती है फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम प्रॉपर फिजिक्स पे मूव ऑन करेंगे, लेकिन फिजिक्स पे जाने से पहले बेसिक चीजें जान ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, अब देखो एक चीज देखो, तो अभी तक हमने जाना साइंस, और साइंस को हमने जाना कि भैया एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, और साइंस में जो होता है उसका लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है भूत दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? कैसे कलर का है? इंडिया का भूत अलग है, पाकिस्तान का भूत अलग है। इंडिया वाला भूत कुछ और बोलता है, पाकिस्तान वाला कुछ और बोलता है। तो थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं बोल सकते हो। साइंस में बात होगी एस बराबर एम ए, इतनी तेज झापड़ मारूंगा तो इतनी तेज इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ऐसा होगा। साइंस की बात बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है, उसमें आपको प्रॉपर लॉजिक मिलेगा। कोई भी ऐसे नहीं कुछ भी, अरे हमारे चचा ना वहां पे भूत देखे थे, कैसा होता है भूत, बीड़ी मांग रहा था, ज्यादा नहीं पता उसको, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं समझिएगा। साइंस की सीधी सीधी बात है कि लॉजिकल रहिए, सिस्टमैटिक रहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो साइंस क्या डिमांड करती है? साइंस इज सिस्टमैटिक, इट मींस इट हैज टू बी सपोर्टेड विद लॉजिक,
इट हैज टू बी सपोर्टेड विद अ सर्टेन फ्रेमवर्क, कोई फ्रेमवर्क उसके पीछे लॉजिक का होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है और साइंस को हमने फिर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो एक पार्ट है हमारा भैया फिजिक्स, एक पार्ट है हमारा केमिस्ट्री। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि और भी पार्ट है, एक पार्ट है भैया हमारा बायोलॉजी। अब मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि कुछ साइंसेस ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं प्योर साइंस, जिनमें लॉजिक जो है वो बिंदास काम करता है। एक खूबसूरती की बात होती है, एक बार लॉजिक सीख लो तो कोई एक्सेप्शन जैसा कोई केस नहीं। यानी कि जैसे कि 10 लोगों को बुखार आया और 10 लोगों को मैंने सेम टैबलेट दी पैरासीटामोल, और सेम पैरासीटामोल ने 10 के 10 का बुखार उतार दिया। जरूरी तो नहीं है 8 का उतर जाएगा, 2 का नहीं उतरेगा। तो पैरासीटामोल बुखार उतारती है, लॉजिकल है, बट ये सबका बुखार उतारे ये जरूरी नहीं है। अलग अलग इंडिविजुअल केसेस में कभी कभी रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। एक बहुत जब डिटेल में जाके देखेंगे तो चीजें वेरी कर सकती हैं। तो भैया उस केस में हमारी जो सबसे बेहतरीन साइंस है वो फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते। लॉजिक सीख लो, बिंदास लॉजिक लगता रहेगा और वही लॉजिक एंड तक लगता चला जाएगा। एक बार लॉजिक समझ में आ जाए और फिर उस लॉजिक का सहारा आप लेते चले जाओ, चीजें आपको समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो हमने साइंस को डिवाइड कर रखा है कुछ पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स जो है हमारा प्योर साइंस है, केमिस्ट्री में बहुत हद तक प्योर साइंस है। लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस के पीछे भी लॉजिक होता है, वो एक्सेप्शन नहीं होते। दैट इज अ बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर नहीं बताई गई है, जिसका एक बिगर पार्ट है उसका आपको छोटा हिस्सा बता दिया गया है, तो आपको वो एक्सेप्शन लग रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि प्रॉपर लॉजिक पर वर्क करता है। अगर एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो भैया आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और वही बायोलॉजी के साथ क्या केस है, बायोलॉजी के साथ ये केस है कि भैया ये एक प्योर साइंस नहीं है, कभी किसी पे काम कर गया, किसी पे काम नहीं कर गया। कोरोना की वैक्सीन बनी थी, सभी को तो सेम रिजल्ट नहीं आया, कुछ लोग ऊपर भी चले गए। तो भैया ऐसा होता है बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी वाले समझदार हैं भैया, वो रटो और तो कुछ वैसा सीन है, तो तुम लोग समझदार हो, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ये एक प्योर साइंस है, बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स में होता क्या है भैया, फिजिक्स में क्या होता है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज फिजिक्स। तो अभी तक साइंस पे चर्चा कर ली, साइंस पे चर्चा करते करते अब मेन मुद्दा जो था फिजिक्स क्या है। तो हमने हमारे आसपास की यूनिवर्स की जो स्टडी की उसको कुछ हिस्सों में साइंस को कैटेगराइज किया। लिविंग बींग्स की स्टडी, प्लांट्स की स्टडी, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, और हमारा केमिकल्स की जो जहाँ जहाँ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे उसकी बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने चीजों डिवाइड करते चले गए, आगे आगे बढ़ते चले गए और चीजों को आगे डिवाइड करते चले गए। तो भैया ऐसे ही सबसे पहला जो काम का पार्ट है दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, रेनबो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपका जो चांद है वो बिंदास घूम रहा है। आप देखते होंगे जब आपको कभी मन हताश होता होगा या बहुत अच्छे शांत मन में होते होगा, आप आसमान की तरफ देखते होंगे तो देखते होंगे स्टार्स अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, आपका जो चांद है वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो मूव कर रहे हैं। अब लोकेशन बदल रहे हैं तो भाई कोई ना कोई तो मूव कर ही रहा है, तो ऑब्वियसली मून मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है। तो जब ये चीजें मूव कर रही है तो ये एक फिनोमिना हो गया, हमारे आसपास की चीजें मूव कर रही है। अच्छा, कहीं बारिश हो रही है, कहीं प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, कहीं कोई सुंदर कन्या के पीछे स्कूटी लिए जा रहा है तो वो रेस्ट ऑफ मोशन का फिनोमिना फॉलो कर रहा है। तो बहुत सारे इवेंट्स हमारे आसपास होते रहते हैं और नेचुरल वर्ल्ड के जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम सिस्टमेटिकली जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स की एक खास बात क्या है कि भैया यहाँ लॉजिक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले दिन से मैं आपको क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि एक बार लॉजिक क्लियर कर लो तो फिर चीजें, अगर फिजिक्स एक बार समझ में आ जाए तो आसान है, जिसको समझ में ना आए उसके लिए आसान नहीं है, जिसको एक बार समझ में आ जाए उसको आसान है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इज नोन एज फिजिक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बच्चा आगे। तो फिजिक्स में
जो पहली चीज हम पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए तो कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा। आप देखेंगे हमने पढ़ा साइंस, साइंस के कुछ पार्ट थे फिजिक्स, इधर ये वाला हमने बोल दिया केमिस्ट्री, और ये वाला बोल दिया बायोलॉजी। और भी पार्ट हो सकते हैं लेकिन ज्यादा डिटेल में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो फिजिक्स में क्या हो रहा होता है कि आप पहले किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीजों को मेजर करेंगे। अरे भैया बताया क्या था कि फिजिक्स जो है वो पार्ट ऑफ साइंस है, और साइंस में सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है, यानी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आपको चीजों को मेजर करना पड़ेगा ताकि आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉज बना सको, और फिर उन लॉज को दोबारा से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रीवेरीफाई कर सको कि हाँ भैया ये लॉ बिंदास काम करता है। तो फिजिक्स में होता क्या है, आपको चीजों को मेजर करना होगा। तो चीजों को मेजर करने के लिए आपको एक कटोरे की जरूरत तो होगी, एक बर्तन की जरूरत तो होगी, किसी चीज की तो जरूरत होगी। तो ऐसे ही फिजिक्स में जिन भी चीजों को आप मेजर करोगे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और जिन चीजों की मदद से आप फिजिक्स में लॉज बनाओगे, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जो पहला टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो गौर से सुन ले बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग which can be, which can be measured with the help of, with the help of an instrument and is used to make laws इन फिजिक्स। यानी फिजिक्स के लॉज बनाना या फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करना, दैट इज यूज टू मेक लॉज, या बोलो या बोल दो एक्सप्लेन फिजिकल प्रिंसिपल्स, या फिजिक्स में जो घटनाएं होती है उनको एक्सप्लेन करने की जिनकी जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट कैन बी मेजर्ड एंड इज यूज्ड टू फ्रेम लॉज इन फिजिक्स इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है भैया, फिजिकल क्वांटिटी की बात समझ में आ गई। अब देखो क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। जैसे कि भाई आपकी क्लास में कोई सुंदर कन्या पढ़ती है, दिव्या, दिव्या पढ़ती है। तो दिव्या का नाम जो है, ठीक है, दिव्या को कितना गुस्सा आता है, क्या आप मेजर कर सकते हो इस बात को? नहीं मेजर कर सकते। अगर कर भी ले पा रहे हो, कोई आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना भी लिया, भाई आपने गुस्सा मेजर कर दिया, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है फिजिक्स की? नहीं हो रही है भाई। आपकी क्लास में कितनी सुंदर कन्या है, आपने बोला मैंने मेजर कर लिया, 3 लड़कियां हैं मेरी क्लास में खूबसूरत खूबसूरत, या 30 लड़कियां हैं मेरी क्लास में, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व? तो बोले कि आपने तो बोला एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो मैंने कहा भैया मेजरमेंट का सीधा मतलब ये नहीं मेजर करने लग जाओ, तुम सुंदर कन्याओं की गिनती करने लग जाओ। अगर तुम गिनती करने लग जाओगे तो उनकी गिनती करने बैठोगे, उसका कोई फायदा हुआ, उससे कोई लॉ बना, उससे कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। Anything that can be measured with the help of an instrument, or that is used to frame laws in physics, that is used to solve problems in physics, that is used to explain physical laws, is known as physical quantity। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब तक फिजिकल क्वांटिटी की बात हमको हो गई। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिजिकल क्वांटिटी दिखती कैसी है? अब एक तो फिजिकल क्वांटिटी लेमैन शब्दों में समझे। फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी दिखती है, n क्रॉस u। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी कि कुछ तो उसकी वैल्यू होगी
और कुछ भैया उसकी यूनिट होगी, कुछ उसकी यूनिट होगी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। जैसे भैया फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल देख लेते हैं। मास, तो मास है ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिक्स में आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे होगे वो सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो आई एम सॉरी, तो फिजिक्स में आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे होते हो वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज, और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सको और जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई भैया, बिंदास मेजर कर सकते हैं। लेंथ, लेंथ हमारी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, टाइम, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से, स्टॉप वॉच की वजह से। तो टाइम भी हमारा क्या हो गया? टाइम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ऐसे अनेकों अनेक फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो। क्लास 11th और 12th में IIT जेईई की प्रिपरेशन में बिंदास दवा के फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो, पहले चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में बात समझ में आ गई कि भैया फिजिकल क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल देख लिए। अच्छा, एक्सेलरेशन, ये भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितनी भी चीजें फिजिक्स में पढ़ने वाले हो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज ही है भैया। वर्क, वर्क क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी, एनर्जी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। पावर, पावर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको समझ में आ गए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जितनी भी चीजें यूज हो रही होगी वो सब सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मास जो है, तो आपने देखा होगा मास, किसी का मास है, कितना मास है। जैसे ही आपने किसी का मास बोला तो उसके साथ ऑटोमेटिकली शब्द आ गया कितना। किसी की लेंथ है, कितने मीटर का है, कितने किलोमीटर का है। किसी का टाइम है, कितने घंटे का है। आपको आगरा जाना है, कितनी देर में पहुंचोगे, कितने घंटे लगेंगे। किसी की रफ्तार है, कितने किलोमीटर पर सेकंड है, कितने किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कितना शब्द ऑब्वियसली उसके साथ आ जाता है। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके साथ दो चीजें आती है, एक तो कितना और एक उसका यूनिट। तो कितना मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, और यूनिट हमारा यूनिट होता है। जैसे कि मेरा नाम शिव राजोरा है तो मेरी जो यूनिट है वो राजोरा है, यानी मैं राजोरा। ऐसे ही मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में। किलोग्राम क्या है? एक स्पेसिफिकली यूनिट है। ऐसे ही मास को हम मेजर ग्राम में भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी यूनिट है। तो हमारे यूनिट हो गई, किलोग्राम क्या हो गई? यूनिट हो गई, और ग्राम भी क्या हो गई? हमारी यूनिट हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी एन क्रॉस टाइप की लिखी है, और भैया अलग तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बहुत बढ़िया, इतनी बात अभी तक सभी को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो भैया कमेंट करके एक बार जरूर बता दे कि इतना समझ में हमको आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखते कैसे हैं। जैसे कि हमारा 5 kg मास है, तो पहली टर्म जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इट इज कॉल्ड यूनिट, इट इज कॉल्ड यूनिट। बाद वाला टर्म इज कॉल्ड यूनिट। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो पहले लिखते वक्त उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और बाद में उसका यूनिट लिखोगे, बाद में उसका यूनिट लिखोगे। अच्छा, एक जैसे कि 500 kg, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, दैट इज एन। और बाद वाला हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट। बाद वाला कहलाएगा हमारा यूनिट। इतनी बात हमको क्लियर कट समझ में आ गई। बहुत बड़ी। अब देखो अगला है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये देखते ही पता चल गया मीटर पर सेकंड का मतलब होता है रफ्तार, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब ये कहलाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, दिस विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड एन। और मीटर पर सेकंड कहलाएगी हमारी यूनिट। अब कुछ इसकी यूनिट हो सकती थी किलोमीटर पर आवर। अब इसकी कुछ वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड की कुछ वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। ठीक है,
ये यूनिट अलग है, ये यूनिट तो आई एम सॉरी, ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। तो यूनिट्स का कन्वर्जन करते वक्त हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट इज एन क्रॉस यू, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी एन यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये एन यू की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब आप फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मतलब है वो तो सेम ही रहेगा। अरे 5 किलो मास को तुम 5 किलो मास बोल दो, या 5 किलो कुछ और बोल दो, या 5000 किलो 5000 ग्राम मास बोल दो, या 5 किलो मास बोल दो, तो एक ही है ना, 5000 ग्राम बोल दो, या 5 किलो, जैसे कि 5 केजी। तो पहला क्या हो गया? N1 यूनिट, दैट इज मैग्नीट्यूड, और ये हमारा केजी हो गया यूनिट। तो इसको बोल देते N1 और इसको बोल देते U1, यूनिट 1, यूनिट 1। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको ग्राम में, तो करोगे क्या? 5 केजी, अभी बेसिकली अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, बस समझ लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब कन्वर्जन होगा एन क्रॉस यू का, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी एन यू की वैल्यू टोटल कांस्टेंट रहती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब तो 5 केजी का मतलब तो 5 केजी ही रहा ना। उसको 5000 ग्राम बोल दो या 5 केजी बोल दो, तो होगा क्या कि फिजिकल क्वांटिटी एन क्रॉस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब भी आप यूनिट्स चेंज करोगे तो एन यू बराबर कांस्टेंट, तो पहले सिस्टम में अगर आपने मैग्नीट्यूड N1 ले रखा है और यूनिट U1 ले रखी है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, और दूसरे सिस्टम में आपने मैग्नीट्यूड N2 ले रखा है और यूनिट U2 ले रखी है तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो N1 U1 बराबर N2 U2, यहां से निकल के आया एक रिलेशन N1 U1 बराबर N2 U2। तो यानी कि जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे होगे तो भैया करोगे क्या कि जो आपकी पहले जो यूनिट है दैट इज लेट से आपकी टोटल फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 बराबर N2 U2 वो सेम रहेगी। शुरुआत में भी फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, बाद में भी वही रहेगी, बस आपने उसको बोलने का तरीका चेंज कर दिया। यू जस्ट आपने उसका वे चेंज कर दिया। पहले आप उसको केजी में बोल रहे थे, अब आप उसको ग्राम में बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें एक काम की बात है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आगे आपको देखने को मिलेगा, मैंने नोट्स में अटैच कर दिया है कि जैसे 5 केजी को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम में। तो अभी तक मैंने यूनिट्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी है, डिटेल में पढ़ाऊंगा कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी यूनिट छोटी है, लेकिन समझ के चलो 5 केजी जो क्या है, लॉजिकल है। 5 केजी, केजी क्या है? बिगर यूनिट है। केजी क्या है? बिगर यूनिट है। अगर यूनिट बड़ी होगी, एनयू, देखिए प्रोडक्ट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी बराबर एनयू। अगर यूनिट बड़ी है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए एन को छोटा होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा? स्मॉल होना पड़ेगा। यूनिट केजी बड़ी है तो 5 को क्या होना पड़ेगा? स्मॉलर। जब इसको कन्वर्ट करोगे दूसरे सिस्टम में तो यूनिट क्या हो गई? ग्राम, स्मॉलर। यूनिट छोटी हो गई, यूनिट क्या हो गई? छोटी हो गई, स्मॉलर। जब यूनिट छोटी हो गई, जब यूनिट छोटी हो गई तो मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा? बड़ा, N2। तो ऑब्वियसली देखोगे आप 5 किलो को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो N2 की वैल्यू 5000 निकल के आती है। अब ये कैसे आती है, कहां से आती है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक समझ में आना चाहिए, बेसिक आपको इतना समझ में आना ये कि हमने बात करी सबसे पहले साइंस की। साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है तो उसका एक प्रोसीजर है, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं। साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। पहला पार्ट हमारा फिजिक्स, और सिंस फिजिक्स एक पार्ट ऑफ साइंस है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, तो चीजों को हमें यहाँ पे मेजर करना होता है, और जिन भी चीजों को मेजर किया जा सकता है और से हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
PQ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात होती है कि वो कुछ ऐसी दिखती है N क्रॉस U, यानी कि उनमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ यूनिट होती है। ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है, कुछ यूनिट होती है। अच्छा, जब फिजिकल क्वांटिटी में कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ यूनिट होगी, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी, क्योंकि टोटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट N1U1 बराबर इनटू U2। तो ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि 5 केजी बराबर 5000 ग्राम, तो 5 छोटा है, केजी यूनिट बड़ी हो गई। अगर यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, अगर यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर अभी तक आप सभी को समझ में आनी चाहिए। तो इतनी चर्चा जो हमने करी, इसको अपने शब्दों में मैं आपको 1 मिनट देता हूं, अपने शब्दों में आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पे, फिर आगे की चीजों को आगे देखते हैं। तो बच्चा लोग, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज चूज करते वक्त N क्रॉस U का ध्यान रखते हैं, यानी कि हम मैग्नीट्यूड और यूनिट का ध्यान रखते हैं। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी, यूनिट छोटी है तो हमारा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ये कन्वर्जन के वक्त ध्यान रखते हैं। N1U1 बराबर N2U2। एक सिंपल सा फंडा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है, दैट इज PQ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिजिकल क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो NU बराबर कांस्टेंट। और यहाँ से इनिशियल वाले यूनिट सिस्टम में जो पहला यूनिट सिस्टम होगा, हालांकि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्जेंस के क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बस डटे रहो और साथ में लेक्चर। और पहला लेक्चर मैंने जान के बेटा थोड़ा स्लो और ज्यादा बातचीत के इधर उधर रखा है, ताकि बच्चे डर के भाग ना जाए। और इसके बाद वाले लेक्चर्स में दबा के होमवर्क मिलने वाला है, DPPs मिलने वाली है, खूब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए चीजें मिलने वाली है, ठीक है। और बिलीव मी, और ऐसा करेंगे कि संडे हम एक प्रैक्टिस सेशन रख लिया करेंगे, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसी के मैं बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस पिक करके लाया करूंगा, जो हमारी नेशनल लेवल की जितनी भी बढ़िया बढ़िया कोचिंग से, वहाँ के ITS से कलेक्ट करके बेहतरीन बेहतरीन से और खुद के कुछ सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस का सेट्स में लेकर आया करूंगा, और आप लोगों के लिए वो लेकर आया करूंगा, ताकि बच्चों का मोराल थोड़ा और बढ़े। अच्छा, तो यहाँ से मिला था हमको N1U1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी फर्स्ट सिस्टम में, पहले सिस्टम में। अब सेकंड सिस्टम में भी ये सेम चीज क्या रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो N2U2 बराबर कांस्टेंट सेकंड सिस्टम में, और सेकंड सिस्टम में दोनों बराबर हो जाएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो N1U1 बराबर N2U2, ये ध्यान रखना है, इसकी मदद से आप यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी इतना देख लिया। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप और देख लेते हैं। तो बेसिक बात जो ध्यान रखोगे, फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वैसे तो मोटे मोटे तौर पर आपको जो ध्यान में रखनी है, इनके 2 तरीके से कैटेगराइजेशन होते हैं। एक पहले वाला कैटेगराइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को नेचर के वो नेचर कैसा है उनका, वो मतलब अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, या उनको किसी के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो इस हिसाब से हमने कैटेगराइजेशन किया। तो पहला वाला हमने बोला फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहला जो था फिजिकल क्वांटिटीज का हमने क्लासिफिकेशन किया, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, पहली फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो हो गई, दूसरा टाइप जो हो गया, वो हो गया फंडामेंटल और बेस। पहला हो गया फंडामेंटल और बेस, दूसरा हो गया हमारा डिराइव्ड और नॉन फंडामेंटल, ठीक है, डिराइव्ड और नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, PQ, नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, एक तीसरे प्रकार की और होती है, जिसको बोलते हैं बेटा हम सप्लीमेंट्री। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना इनका, सप्लीमेंट्री, ये नंबर में बस 2 ही होती है सप्लीमेंट्री। ये सपोर्ट में है, ये एज अ सपोर्ट बनाई है हमने, हमारा काम आसान हो जाए, उस काम को आसान करने के लिए 2 फिजिकल क्वांटिटीज और बनाई है, जिनको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा
बेसिक मैथमेटिक्स, वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और वहां मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, और दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, कहाँ से आती है, क्या होता है, उनको अच्छे से डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है उसका नाम है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है। एक ये दो होती हैं बस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, नंबर में दो होती हैं, प्लेन एंगल और दूसरी हो जाती है हमारी सॉलिड एंगल। दूसरी हो जाती है बच्चे हमारी सॉलिड एंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज तीन प्रकार की होती हैं, पहली फंडामेंटल और बेस, दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तीसरी हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अभी फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल के इर्द गिर्द हम चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल क्या होती है और नॉन फंडामेंटल क्या होती है, फंडामेंटल या बेस। बेटा आप एक बात देखिए, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, आई एम नॉट, ये मेरा पर्पसली मैंने एग्जांपल लिया है, धर्म के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करनी है मुझे। तो आपने तीन नाम सुने होंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आपने देखा होगा ये तीन गॉड हैं, ये तीन गॉड हैं, इनका कोई फादर नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इनके पिताजी कौन है, ब्रह्मा जी के फादर कौन है, विष्णु जी के फादर कौन है, और महेश यानी कि भगवान शिव के फादर कौन है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब जिनको किसी के एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो, जिनको फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके, जिनके पीछे का कॉज हम ना बता सके, जिनके पीछे का एग्जैक्ट रीजन हम ना स्पेसिफाई कर सके। तो फंडामेंटल यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो खुद में ही एक्सप्लेनेशन, जिनका खुद में ही एक्सप्लेनेशन है, भाई मैं हूं, मेरा वजूद मेरे से है, बात खत्म, सब तुम सब हो, तुम सब मेरे से हो। विष्णु जी आए और बोले कि भैया आई एम दी गॉड, आई एम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हिंदू धर्म में तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे ही फिजिक्स की भाषा में हम सोचे तो हमने भैया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई है। क्या यही 7 हो सकती है? नहीं भाई, हमारे यहाँ जो फिजिक्स चलती है, हमारे गोले पर, हमारे अर्थ पर जो फिजिक्स चलती है, वहां पर हमने 7 फंडामेंटल मान रखी है। आगे कोई डोमेन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो आगे ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी 7 मान रखी है, और उन 7 में ही हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि उनसे डिराइव कर लेते हैं, उन यूज कर करके बाकी सबको बना लेते हैं। फंडामेंटल 7 हैं, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, और ये नंबर में कितनी है भैया, हमारे गोले पर ये नंबर में 7 हैं, ये 7 है, 7 इन नंबर 7 है, ठीक है। कौन कौन सी है ये अभी डिटेल में जानते हैं, और इन 7 की मदद से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप बनाओगे उनको बोलते हैं हम बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से बनाया जा सके, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं या नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए होती है, तो हमने 7 बेस बना ली और उन 7 के हिसाब से हम बाकी सबको यूज करते चले गए, यानी बाकी सबको उन 7 का मिक्स करके बनाते चले गए। 2 बार इसको लिया, 1 बार इसको लिया तो ये बन गया, 3 बार इसको लिया, 2 बार इसको लिया तो 1 बार ये बन गया। तो ऐसे ऐसे करते चले गए। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कितने बार किसको लिया, कैसे लिया, क्या होता है, वो सब चीजें मैं तुमको अभी सिखाऊंगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव को कैसे बनाते हैं, उसको डायमेंशन फाइंड करना बोलते, कैसे डायमेंशन निकाले जाते, वो डिटेल में जानेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भैया वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, जो किसी में फर्दर रिजॉल्व नहीं करी जा सकती। दे कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, दे कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व, ठीक है, इनको फर्दर रिजॉल्व किया जा सकता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल में इनको रिजॉल्व कर सकते हो। कितनी बार, देखो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी समझाता हूं कैसे, कहने का मतलब क्या है। तो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारी लेंथ।
अब आप देखो कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ लेंथ है। अब क्यों है, कैसे है, ये तो नहीं पता है, लेकिन पूरे आसपास की चीजों में कुछ ना कुछ लेंथ है। तो हमने एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई लेंथ। ऐसे ही सिमिलरली अगली क्वांटिटी हमने बनाई मास। हमारे आसपास की चीजों में मास भी है। फिर अगली क्वांटिटी हमने बताई, एक और चीज थी जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं था, टाइम। अब ये नहीं पता कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है क्या हो रहा है, तो हमने एक क्वांटिटी बनाई टाइम। ठीक है, लेंथ मास टाइम। ठीक है, ऐसे ही एक और हमने क्वांटिटी बनाई जिसको बोल दिया हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही पांचवी हमने बनाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। छठी हमने बनाई बेटे, सिक्स्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाई हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गिनती, कितने लोग हैं, कितने एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिजिक्स में एटम, इलेक्ट्रॉन, इन सब का खिला भी तो होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी तो चाहिए, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, एक सातवीं जो हमने बनाई जिसको बोला हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज चमक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनकी मदद से आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हो। कैसे? अब मैंने कहा भैया स्पीड है, स्पीड को आप फंडामेंटल में रिजॉल्व कर सकते हो, ये डिराइव है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपने आप में क्या है? एक प्रकार की लेंथ है। तो ये बन गई स्पीड इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी। आई एम सॉरी, एल अपॉन टी। एक बार एल लिया, एक बार टी लिया, एक बार एल लिया, एक बार टी लिया, एक बार एल लिया, एक बार टी लिया, तो स्पीड मिल गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बेटे हमारा, एक्सेलरेशन अभी के लिए स्पीड, वैसे तो वेलोसिटी होता है, स्पीड अपॉन टाइम मान के चलो। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, नॉट स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्पीड मान के चलो। तो स्पीड में जब आप इसको लिखोगे तो ये यहां पे बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे फिर से आपको मिल जाएगा टाइम, यहां पे फिर से आपको मिल जाएगा टाइम। तो आपने देखा डिस्टेंस आपको मिला एक बार, दैट इज एल एक बार, और टी मिला आपको अपॉन में 2 बार, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो आपने देखा एल टी माइनस टू का मतलब है लेंथ एक बार यूज हुआ, टी माइनस टू का मतलब टी डिवाइड में 2 बार यूज हुआ। तो ऐसे करके आपने रिजॉल्व कर लिया फंडामेंटल में। अब ये तो दोनों फंडामेंटल होगी ना, लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल हो गई। तो भैया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फर्दर रिजॉल्व ना किया जा सके उनको फंडामेंटल बोलते हैं, जिनको फर्दर रिजॉल्व किया जा सके उनको भैया हम डिराइव बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल की मदद से मैंने बता दिया स्पीड और एक्सेलरेशन क्यों हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में इन 7 के अलावा, ये 7 लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे सबकी सब मेरे बच्चे डिराइव्ड हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में एक स्पेशल सेक्शन बनाया जहां हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज रखी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है, तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। अब यूनिट के भी भैया बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो एक सिस्टम है, देखो ऐसे करके सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम। इनका मतलब समझा रहा हूं मैं। इसमें लेंथ को मेजर करोगे आप सेंटीमीटर में, CGS सिस्टम में मेजर करोगे। डिफरेंट सिस्टम लिख लो इसको, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भैया अलग अलग आदमी अलग अलग सिस्टम यूनिट के ले सकता है, बोल सकता नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन इसके लिए भी हमने एक समाधान निकाला। अलग अलग आदमी अलग अलग सिस्टम लेके चलेगा
तो काम थोड़ी बनेगा, फिजिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमने बोला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लो और उसको बोल दो एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, सब वही फॉलो करेंगे और सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी। मास जो होगा हर एक प्रत्येक व्यक्ति किलोग्राम में ही मेजर करेगा, लेंथ जो है भैया वो किलोमीटर में ही या मीटर में ही मेजर करेगा। इस तरीके से आप, या टाइम हमारा सेकंड में ही मेजर करेगा, लेंथ हमारी वैसे मीटर में मेजर होती है, किलोमीटर में नहीं, लेंथ मीटर में ही मेजर होगी, टाइम हमारा सेकंड में ही मेजर होगा। तो सब लोग यही कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सिस्टम बना दिया। तो कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ पहले यूज होते थे, उनके नाम है, बस आपको पता होने चाहिए। कुछ अभी तक चल रहे हैं कुछ हमारा, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको सभी यूज करते हैं। और आप पूरा 11th और 12th में जो यूज करेंगे भैया वो ऐसा ही सिस्टम यूज करेंगे। और कन्वर्जन ऑफ सिस्टम भी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बोर्ड पे पूछ लेते हैं स्कूल में, लेकिन कभी कभी इसका यूज करके बहुत अच्छे सवाल जेई बना सकता है, लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन फ्रेश क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं। सीजीएस सिस्टम, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, एल को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे हमारा सेकंड में। ये हो गया सीजीएस सिस्टम। दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। अच्छा, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम क्या होता है? लेंथ को मेजर करेंगे भैया हमारा मीटर में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और हमारा जो मास है उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। और यहां पर लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, और मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। ये एफपीएस सिस्टम है। अब एमकेएस सिस्टम का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है एसआई सिस्टम, जहां हम टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें तो सेम रहने वाली हैं, ये तीनों चीजें तो सेम रहने वाली हैं, बस एक चीज बढ़ जाएगी कि इसमें टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो ये कुछ सिस्टम थे, ये आपको समझ में आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एसआई सिस्टम के हिसाब से भैया कुछ ना कुछ फंडामेंटल यूनिट है। तो ये अलग अलग सिस्टम हो गए। अब मैंने एसआई सिस्टम बोला, एसआई सिस्टम में हम क्या लेते हैं? एसआई सिस्टम में हम यूनिट लेते हैं लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। अब इसी तरीके से इन सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ तो यूनिट होंगी एसआई सिस्टम में, वो यूनिट जान लेते हैं। तो भैया सीधा सीधा मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला आप ध्यान रखिए, लेंथ को मेजर करेंगे हम मीटर में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, ठीक है, केजी में, टाइम को मेजर करेंगे आप सेकंड में, ये एसआई सिस्टम की बात हो रही है। करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर को मेजर करेंगे आप हमारा केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करेंगे मोल में, मोल, ठीक है, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे कैंडेला में। अब इनके सिंबल क्या होते हैं? मीटर का सिंबल एम, केजी, सेकंड, एम्पियर ए कैपिटल, केल्विन, मोल, सीडी, ठीक है। इतना समझ में आपको आना चाहिए। ये इनके सिंबल हैं, ये इनके सिंबल है। तो समझने की बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि पहले बताया फिजिकल क्वांट, सबसे पहले शुरुआत से रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले बताया साइंस के फिर 3 पार्ट करे, 3 पार्ट करके फिजिक्स की बात करी। फिजिक्स में हमको भैया मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते वक्त एक बात ध्यान में रखते हैं, एन क्रॉस यू कांस्टेंट रहता है, यूनिट होती है, ठीक है। 3 तरीके की होती है, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल और हमारी सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। फंडामेंटल हो गई लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और डिराइव्ड में तमाम दुनिया भर की जितनी इन सातों को छोड़ गए वो सब डिराइव्ड है। अच्छा, अब इनकी एसआई सिस्टम में यूनिट लिख लिया, अलग अलग सिस्टम बता दिए आपको। अब भैया एक चीज और देखो, अब प्लेन एंगल जो है
इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है। अभी कैसे होती है, क्या होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा वहां डिफाइन कराऊंगा एंगल क्या होता है। अभी ध्यान कर लो रेडियन, और सॉलिड एंगल की ध्यान कर लो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इतनी बात अभी तुम ध्यान रख लो, इतनी बात ध्यान रख लो। तो इसको अपने शब्दों में बच्चा लोग लिखो जितना आपको समझ में आया। ज्यादातर हम जो क्लासेस लेंगे बस क्वेश्चंस के लिए स्लाइड यूज करेंगे, बाकी इसी तरीके से लेंगे। कोई भी क्लास में फिक्स मतलब इस तरीके से नहीं लेने वाला हूं मैं कि ये मैं पर्टिकुलर स्लाइड बना के लाया हूं मैं इसी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसा लेक्चर जाएगा वैसे चीजों को हम लेते चलेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जहां जहां नेसेसरी है क्वेश्चंस ध्यान रखना, उतना ध्यान रखते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU। भैया सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन का मतलब है एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर किया गया है। भैया सीधी सीधी बात है, फिजिकल क्वांटिटी ही मेजर होगी, तो लॉजिकल है, इतनी बात समझ में आई। एंड द रिजल्ट एक्सप्रेस्ड एज NU, और जो रिजल्ट आया है, फिजिकल क्वांटिटी जो आई है उसको NU की तरह एक्सप्रेस किया गया है। अरे ऐसे ही करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट, वेयर U इज द यूनिट एंड N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, N न्यूमेरिकल वैल्यू है। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, देन अगर उसको अलग अलग यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट किया गया तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट, n इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट का स्क्वायर, और तीसरा दे रखा है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट, और n इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो जल्दी भैया देख के बताइए कि अगर n और u में क्या रिलेशन होता है। मैं तुमको बता चुका हूं n और u में क्या रिलेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी में NU की वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखो जब भी कोई फिजिकल, इसको खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, जल्दी खुद से अटेम्प्ट करो, और अगर खुद से अटेम्प्ट कर लो तो फिर जल्दी से इसको देखो। देखो अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता चुका हूं बच्चे कि फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड कुछ ऐसे होती है, NU बराबर कांस्टेंट, NU बराबर कांस्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, अच्छा जब ये वैल्यू कांस्टेंट होगी तो n बराबर कांस्टेंट अपॉन यूनिट, तो n जो होगा उसका रिलेशन यूनिट के साथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को हटा दो तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहीं से मिल गया N1U1 बराबर N2U2। यानी कि सीधा सीधा बोलो, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे यूनिट घटेगा। कितना चिल्ला चिल्ला के बताया था, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे यूनिट घटेगा, मैग्नीट्यूड घटाओगे यूनिट बढ़ेगा। तो आंसर नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ये बेसिक आपको मैं, आप इसको गलती ना कर जाए, मैं इसके लिए इसको लिया है, बाकी उसमें क्वेश्चन लेने जैसा कुछ नहीं था। अच्छा, यूनिट्स की बात करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की तो बात कर ली भैया, फिजिकल क्वांटिटीज की तो बात कर ली, फिजिकल क्वांटिटीज की तो बात कर ली, फिजिकल क्वांटिटीज की तो बात कर ली। फिजिकल क्वांटिटीज हमने भैया कुछ इस तरीके से देख ली। पहली फंडामेंटल, या इन्हीं को बेस बोल देते हैं। दूसरी नॉन फंडामेंटल। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बच्चे में, सिर्फ इस वजह से ताकि शुरुआत के टाइम स्लो पढ़ाऊंगा कि बच्चों को फ्लो बना रहे। बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, नॉन फंडामेंटल, और तीसरी हमारी सप्लीमेंट्री। अच्छा, तो इनके कुछ ना कुछ यूनिट भी तो होंगी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। कैसे यूनिट होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, इसको साफ साफ लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, इसको लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल
मेंटल यूनिट्स। अच्छा, नॉन फंडामेंटल की हो जाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, अब डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनाते हैं ये सब अब पूरा डिटेल में देखेंगे। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की हो जाएंगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये तो भैया दो ही होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और इनकी दो यूनिट लिखवाई थी मैंने, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन, ये ध्यान होना चाहिए। तो आप फंडामेंटल यूनिट्स चूज करते वक्त क्या बातों का ध्यान रखें, तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, लेंथ, मास, टाइम, उनकी यूनिट बताई थी कि 1 मीटर क्या हो, मतलब मीटर। देखिए इधर देखिए, मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट बताई थी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। अब ये होता क्या है, व्हाट इज 1 मीटर, तो हम ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करा बच्चे कि फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिफाइन कर ली। अच्छा, और यूनिट डिफाइन करते वक्त हमने एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ध्यान करते वक्त, डिफाइन करते वक्त ऐसे नहीं किसी को भी फंडामेंटल यूनिट मान लोगे। फंडामेंटल यूनिट मानने के कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। वो कायदे क्या है कि भैया एक सुटेबल साइज की यूनिट होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के फंडामेंटल यूनिट मान लोगे। और ये वेल एक्सेप्टेड होना चाहिए, सबसे एक्सेप्टेड होना चाहिए, सारे लोग माने इस पे, सारे लोग एग्री करें। तो फंडामेंटल यूनिट होने के लिए वेल डिफाइंड यानी कि एक सुटेबल साइज की होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी ले जा रहे हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कुछ है ही नहीं, और तुम भाई यूज ही नहीं कर पा रहे। जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में, अब धरती पे लाइट ईयर्स का क्या काम, तो उसको ऐसा यूनिट नहीं मान सकते, उसको फंडामेंटल यूनिट नहीं मान सकते। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। अब भैया जब एक यूनिट को सब लोग यूज करेंगे तो सब लोगों के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए ना, सब लोगों के पास एक जैसी यूनिट होनी चाहिए ना, ताकि सब लोग एक ही यूनिट में डील कर सके। तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस होनी चाहिए। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड ना करे, कि ऐसा नहीं कि भाई टाइम के साथ चेंज हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, जैसे लोहा होता है ना उसमें जंग लग जाता है समय के साथ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, टाइम, इन सबसे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि इनसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये हमेशा साथ होती है नंबर में, क्योंकि साथ ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इनमें हमने कुछ डेफिनेशन है, ये एक टेबल में अटैच किए दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स में पढ़ लीजिएगा। एक दो को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, फालतू का ज्ञान लिखा हुआ है, फिजिक्स की नॉलेज के लिए पढ़ लेना। जो लेंथ है ना, तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि 1 मीटर को 1 मीटर बोले, ये कैसे पता चले भैया, चलो ऐसा यूनिट तुमने तुमने बोलिया, फंडामेंटल यूनिट लेंथ हो गई। अब लेंथ में 1 मीटर क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करें, तो उन्होंने बोला कि 1 मीटर जो है वो द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ इतना टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल में जो लेंथ चलेगी उसको बोला है उन्होंने 1 मीटर। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अच्छा, फिर किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एट पेरिस। यानी कि एक कॉपी बना रखा है, उसको बोल रखा है, और ये ध्यान में रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को बनाते वक्त कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड ना करे। उसी की कॉपी सबको दे दी गई, बोला ये भैया वे 1 kg है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए उनकी स्टैंडर्ड और फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू है क्या होती है, उसका टेबल है, मैं अटैच के दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी खोलेंगे वहां मिल जाएगा। टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, बाकी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है बच्चे कि इन डिफाइनिंग, ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, इसको आप लिख लीजिए एग्जांपल, दिस इज क्वेश्चन। In defining the standard of length, we have to specify the temperature at which the measurement should be made. Are we justified in calling length a fundamental quantity if another physical quantity, temperature, has to be specified in choosing a standard? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया
कि जब हम लेंथ को स्टैंडर्ड चूज करते हैं तो हमको टेम्परेचर डिसाइड करना पड़ता है। तो भैया 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए आपने देखा था कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब किसी चीज को हीट करोगे, जब किसी को हीट करोगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी, लॉजिकल। तो क्या टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ चेंज हो रही है? लेंथ को फंडामेंटल ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ ले सकते हैं। बोले क्यों? बेटा इसलिए क्योंकि लेंथ जो 1 मीटर है ना, उसका टेम्परेचर से रिलेशन कोई नहीं है। 1 मीटर जो है वो तो फिक्स रहा, उसकी वैल्यू तो भैया 1 मीटर की वैल्यू तो ये है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन इतना इतना सेकेंड, 1 बाई इतना इतना सेकेंड। हाँ, अगर आप हीट करोगे तो लेंथ जरूर बढ़ेगी। तो दो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी विद टेम्परेचर, बट जो एक्चुअल 1 मीटर है, जो एक्चुअल वैल्यू है 1 मीटर की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको फंडामेंटल ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब इतना था। लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बस कहने का मतलब ये है कि भैया जब ऑब्जेक्ट्स की लेंथ जो है वो हीट करने पर चेंज हो रही होती है तो कैसे आप लेंथ को फंडामेंटल ले लोगे? मैंने कहा ले लोगे भाई, क्योंकि 1 मीटर जो है उसका कोई रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमने भैया एक फंडामेंटल सिस्टम, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल सिस्टम हमने अपना बना लिया था, लेंथ मास टाइम किलोग्राम करके ये 7 का फंडामेंटल सिस्टम बना लिया। अर्थ के लिए यही सिस्टम है, सभी लोग यही फॉलो करते हैं, यही चालू हमारे अर्थ पर लगेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही सिस्टम बन सकता है? नहीं, और लोग और भी बना सकते हैं। तो फंडामेंटल सिस्टम किसी और के मन में आया नहीं भाई, मैं तो अपना फंडामेंटल सिस्टम बनाऊंगा। अरे भाई बना ले, तेरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी। तो फंडामेंटल सिस्टम बनाते वक्त कोर आइडिया क्या ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, उसको किसी और में तोड़ा नहीं जा सकता। कोर कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि जो मर्जी फंडामेंटल बनाओ, लेकिन फिर फंडामेंटल को तोड़ नहीं सकते, दोबारा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, जब एक दूसरे में ब्रेकेबल है तो वो फंडामेंटल कैसे हुई? ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मेंस में, नीट में कभी भी टपक सकता है। और आप समझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो कौन कौन सा सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एंटर नहीं कर सकता है? वो वाला सेट एंटर नहीं करेगा जिसको भैया फर्दर सिंप्लीफाई कर सके, यानी कि तीनों क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड करें, वो वाला नहीं करेगा। सिंपल है। तो लॉजिक लगाओ, इसको क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व होगा। ऐसा सेट आइडेंटिफाई करो जो एक दूसरे का रेप्लिका हो, जो रेप्लिका होगा वो नहीं बनेगा। अच्छा, लेंथ, मास, वेलोसिटी, क्या ये हमारा फंडामेंटल बन सकता है? हाँ, देखिए पहला ऑप्शन लेंथ, इसको फंडामेंटल मान लेते हैं। हाँ, मान लिया एल, लेंथ को फंडामेंटल मान लिया, तो मास को फंडामेंटल मान सकते हैं। कोई बाउंडेशन है मास पे? नहीं, मान लो, मान सकते हो। अब सिंस लेंथ को फंडामेंटल मान लिया तो क्या वेलोसिटी को फंडामेंटल मान सकते हैं? वेलोसिटी बराबर लेंथ अपॉन टाइम। अरे डिवीजन अलाउड है, डिवीजन अलाउड है। क्या इसको फंडामेंटल मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हो, मान सकते हो। लेकिन अगला जो है लेंथ टाइम वेलोसिटी, लेंथ को फंडामेंटल मान लोगे तो मान लिया, टाइम को फंडामेंटल मान लिया, मान लिया। और जैसे ही वेलोसिटी को फंडामेंटल मानोगे तो भैया वेलोसिटी तो इन दोनों का ही रेशियो बन गया। तो ये कैसे फंडामेंटल बनेगा? गौर से देखो, यहां तक बात ठीक थी इस क्वेश्चन में। देखिए लेंथ, यहां तक इस ऑप्शन में लेंथ को फंडामेंटल मान लिया, ठीक है। मास को मान लिया, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है लेंथ से।
वेलोसिटी को मान लिया लेंथ अपॉन टाइम, एक तीसरी क्वांटिटी अपॉन टी कर दिया, ठीक है, ये भी फंडामेंटल में चल जाएगा। यानी कि लेंथ को तीसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो इसको ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में लेंथ को मान लिया, हाँ मान लिया, टाइम को मान लिया, हाँ मान लिया, लेकिन वेलोसिटी तो इन दोनों का ही डिवीजन हो गया L/T, यानी कि एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका हो गया, इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, इसी के यूज से मिला के बना दिया। तो इसको कहाँ, ये एक तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, इन दोनों से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके बना है, तो ये तो डिराइव्ड हो गया, कहाँ फंडामेंटल रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हमारा इसको नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी, मास फंडामेंटल मान सकते हैं, मान लो भैया। टाइम को फंडामेंटल मान सकते हैं, मान लो भैया। क्या वेलोसिटी को मान सकते हैं? अरे वेलोसिटी क्या होता है? L/T। अरे L/T कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम मान सकते हैं, अलाउड है, मान लो, डिवीजन अलाउड है। बट एग्जैक्टली मास अपॉन टाइम अगर हो गया होता तो नहीं मान पाते, तो नहीं मान पाते। अब सिमिलरली लेंथ टाइम मास, इनको भी मान सकते हैं, लेंथ टाइम मास तीनों LMT अलग अलग है, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया कि भैया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते वक्त इतना ध्यान रखो। जैसे कि आप ध्यान रखो, पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ, L फंडामेंटल मान लेते थे, सातों के माध्यम से समझा रहा हूं। मास मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं, टेम्परेचर मान लेते हैं। करंट क्या होता है? करंट, अरे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। करंट को फंडामेंटल मान रहे हैं ना, एक अलग से एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको फंडामेंटल मान लिया, स्टिल इससे डिवाइड किया, लेकिन जिसको डिवाइड किया वो क्वांटिटी अलग थी, तो इसको तो कंसीडर कराना। सिमिलर इस लॉजिक के बेसिस पर इसको आप कंसीडर कर लोगे लेंथ मास वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, लेकिन यहां पे कंसीडर नहीं करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझो, लेंथ को फंडामेंटल माना, हाँ, पहले ऑप्शन को देखो, इसको पहले ऑप्शन को देखो, लेंथ को फंडामेंटल माना, हाँ, मास को फंडामेंटल माना, हाँ, वेलोसिटी जो है वो लेंथ अपॉन टाइम होती है, लेंथ अपॉन टाइम होती है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरे फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो क्या इसको मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि हमने करंट के केस में ऐसा किया, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन अगले केस में लेंथ टाइम वेलोसिटी, इस केस में लेंथ टाइम वेलोसिटी, ये तो एग्जैक्ट रेप्लिका हो गया लेंथ अपॉन टाइम का। इसको कैसे मानोगे भैया? समझो बात को, एग्जैक्टली रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following quantities cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? तो वही क्वेश्चन है और इस बार इसको आप करेंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ लो जो दो का यूज करके तीसरी बन रही हो, उसी को नहीं ले सकते। क्या मास, पहला ऑप्शन देखो, इसको खुद से अटेम्प्ट करो, फिर खुद से अटेम्प्ट करने के बाद अगर ना कर पाओ तो फिर देखो। देखो मास को फंडामेंटल मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, हाँ मान लेते हैं मास को, हमने अपनी फंडामेंटल मास मान ली। फंडामेंटल तुम तो फ्री हो, किसी को मान सकते हो, अरे फिजिक्स अपनी बना लो कि बस। टाइम को फंडामेंटल मान लिया, मान सकते हैं। एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, अरे ये तो अलाउड है, जैसे कि करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ चार्ज की जगह वेलोसिटी आ गया, टाइम है तो टाइम अलाउड है, ये तो अलाउड है, ये तो बन सकता है। लेंथ वॉल्यूम लीनियर मोमेंटम, अरे लेंथ को मान लिया हमने L, ठीक है, फंडामेंटल मान लिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L क्यूब, अरे गधेड़े ये सेम चीज हो गई। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है, तो इसको तो नहीं मान सकते हो फंडामेंटल, लेंथ और वॉल्यूम सेम चीज हो गई। मास वेलोसिटी एंड टाइम, मास जो है, अब तीसरे ऑप्शन पे पढ़ो, मास को फंडामेंटल मान लिया, हाँ, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान सकते हैं, मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, वेलोसिटी को मान लो। टाइम को फंडामेंटल मान सकते हो, मान सकते हो, कोई रिलेशन नहीं है। लेंथ फोर्स टाइम, इनको भी मान सकते हो।
तो यहां पर हमारा लेंथ, वॉल्यूम एंड लीनियर मोमेंटम को नहीं मान सकते हो, क्योंकि लेंथ और वॉल्यूम एक ही चीज हो जाएंगी। अच्छा, अब बच्चे इंटरेस्टिंग है कि तुम दो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से तीसरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर बन जा रही है तो भैया ये फंडामेंटल में एंटर नहीं कर सकता। अब इन्होंने कहा अगला क्वेश्चन है, अब ये इतना आसान तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं कि भाई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बार बार ऐसे आपको इतना सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा कि दो रेप्लिका होगा। तो अब क्वेश्चन है, कैन प्रेशर डेंसिटी एंड वेलोसिटी बी टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? क्या इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान सकते हैं? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो देखना पड़ेगा, अगर दो की मदद से तीसरी बन रही है तो नहीं मान सकते, वरना मान सकते। तो पहला तो है फॉर्मूला बनाकर देखो, किसी दो की मदद से तीसरी क्वांटिटी बनाकर देखो। अगर बन जा रही है तो फंडामेंटल नहीं ले सकते, क्योंकि आपने एक्सप्रेस कर लिया फंडामेंटल की मदद से, उसको एक्सप्रेस कर लिया। डिराइव्ड वही तो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको आप फंडामेंटल की मदद से एक्सप्रेस कर पाते हो। अगर ऐसा हो पा रहा है तो भैया मुश्किल है, अगर नहीं हो पा रहा है तो बन जाएगा। तो एक तो इसका तरीका है कि फॉर्मूला बना के देख लो, मेथड नंबर 1, जो अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करता है। लेकिन भाई इतना सिंपल तो है नहीं हर बार ये काम करेगा, तो इसका एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल भी होना चाहिए। तो वो सेट ऑफ रूल जो है उसको पढ़ाने के लिए मुझे आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, डायमेंशंस, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल ले सकते हैं, कौन सी को फंडामेंटल नहीं ले सकते। उससे बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसान हो जाती है। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम डायमेंशंस का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको बेसिक फंडे से बनाते हैं, फिर डायमेंशन से इसको क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर तब चीजों को आसान से देखते हुए चलेंगे। कैन प्रेशर डेंसिटी एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, अब मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग अ फिजिक्स टीचर मेरे को मालूम है कि प्रेशर इज डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, ये रिलेशन है। प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, प्रेशर जो है वो हमेशा डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और यहां से डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एल अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहां से मिल गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया बराबर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां से आप देखोगे मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एक लेंथ चुरा लोगे और ये बनेगा एल टी स्क्वायर। तो इतना टर्म तो जो हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा वेलोसिटी, ये कहलाएगा हमारा कहलाएगा एक्सेलरेशन, ये कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अगर अभी समझ में ना रहा हो, दम तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा देखो कि भैया रो वी स्क्वायर बन जाता है, यानी कि वी को 2 बार रिपीट करो, रो को मल्टीप्लाई में 1 बार रिपीट करो तो प्रेशर मिल जाता है। उसको डिटेल में बता रहा हूं कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, एक्चुअली ऐसा मिलता है, हाँ ऐसा मिलता है। तो यहां मिला आपको मास अपॉन, इस लेंथ से ये वॉल्यूम कटेगा तो यहां बचेगा एरिया, और यहां मिलेगा एक्सेलरेशन। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, यानी कि रो वी स्क्वायर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू सेम है, यानी प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो रो वी स्क्वायर है। अगर प्रेशर का फॉर्मूला रो वी स्क्वायर है तो हमने किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से एक फिजिकल क्वांटिटी को बना लिया, तो क्या इस सिस्टम को फंडामेंटल मान सकते? नहीं, नहीं मान सकते।
अब बोलोगे कि मास्टर भैया तुमने तो ये बता दिया रो वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इतना आसान था, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने बताया कि भैया हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसको बोलेंगे हम डायमेंशंस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को एम, एल और टी में ब्रेक करेंगे। अब ये डायमेंशन में कैसे ब्रेक करते हैं, क्या ब्रेक करते हैं, ये आगे बताएंगे। तो डायमेंशन में ब्रेक करेंगे, तो जैसे ही आप प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर के जो डायमेंशन निकल के आएंगे, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर निकल के आएंगे, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर निकल के आएंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर की डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी की डायमेंशन निकल के आएंगे, डेंसिटी की डायमेंशन निकल के आएंगे एम जीरो एल माइनस थ्री टी जीरो, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ओ सॉरी, एम जीरो नहीं होगा, एम वन टी जीरो। और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो निकल के आएंगे एम जीरो एल टी माइनस वन। अब जब तीनों फिजिकल क्वांटिटी के तुम डायमेंशन बना लोगे तो तुमको क्या करना होगा, एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा। आप ये मान के चलो, यहां एम लिखो, यहां एल लिखो, यहां टी लिखो, ठीक है। अब सब बारी बारी एम, तीनों डायमेंशन का एम लिखते जाओ। एम की पावर पहले वाले में कितनी है, वन, अगले वाले में कितनी है, वन, और अगले वाले में कितनी है, जीरो, ये लिख लिया। अब एल की पावर कितनी है, माइनस वन, अगले वाले में कितनी है, माइनस थ्री, और इसमें कितनी है, वन। अगले वाले में टी की पावर, यहां से आप एम एल टी में लिखो, एम एल टी में ब्रेक कर लिया तो डिटरमिनेंट एम एल टी की फॉर्म में बनाओ, माइनस टू, जीरो, माइनस वन, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। अगर आंसर जीरो आ जाए तो फंडामेंटल नहीं ले सकते, क्योंकि भैया वो एक दूसरे का रेप्लिका है, वो एक दूसरे का यूज करके बन रही है। अगर आंसर नॉन जीरो आ जाए तो बिंदास फंडामेंटल लो। तो असली तरीका तो ये है। तो इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा ये कि डायमेंशन कैसे निकलते हैं। ये एमएलटी पेमल्टी तूने कैसे निकाला मास्टर, हमको समझा। मैंने कहा इसके लिए तुमको लेक्चर 2 में आना पड़ेगा। लेक्चर 2 में आना पड़ेगा तो भैया लेक्चर 2 में आना पड़ेगा, बस। तो आगे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को मतलब तुम बिन जो दिल करे वो सिस्टम मान सकते हो तुम फंडामेंटल। लेकिन कभी कभी अगर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी चूज कर ली तुमने कि दो फिजिकल क्वांटिटी की मदद से तीसरी बना पा रहे हो तो तुम नहीं मान सकते। एक तो तरीका है कि तुमको डायरेक्टली दिख जाए, फॉर्मूला दिख जाए। अगर ना दिखे तो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व होगा। अब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, तुमको डायमेंशंस पता होने चाहिए, एमएलटी। अब डायमेंशंस क्या होते हैं ये लेक्चर नंबर 2 में जानेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लाइट रखने की मैंने कोशिश करी थी। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते थे। सिमिलरली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप किसकी मदद से बनाते हैं, लेंथ की मदद से बनाते हैं, तो एल क्यूब, तो मीटर क्यूब। स्पीड को एल बाई टी की मदद से बनाते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये आप डिटेल में मैं आपको लेक्चर 2 में सिखाऊंगा और इसकी टेंशन आप ना लें, क्योंकि वहां पे डायमेंशन में आपको सिखाऊंगा, डायमेंशन सिखाऊंगा। अच्छा, बस काम के ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप देख लें कि किस सिस्टम के कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को चूज कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट वाला ध्यान रखें कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो भैया तुम फंडामेंटल नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रही है 0 तो ले सकते हो। अच्छा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं भैया, ये हमने प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और इनकी जो हमने यूनिट थी दैट इज रेडियन और एक्स्ट्रा रेडियन, ये आपको बता दी थी। और इन सब के
कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। अब डायमेंशंस क्या होते हैं ये लेक्चर नंबर हम 2 में डिटेल में देखेंगे भैया, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। तो बच्चा लोग आज के लेक्चर में कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 से आपको होमवर्क मिलने लग जाएगा और शानदार शानदार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और पहले चैप्टर के लिए आपको शीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको वर्कबुक के फॉर्म में क्वेश्चन दे दूंगा जो 11th, क्योंकि शीट में आपको अपलोड करा दूंगा, जो बच्चे शीट को सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है 11th और 12th दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आपको मैं अलग से वर्कबुक प्रोवाइड करा दूंगा जो 11th के क्वेश्चंस को फोकस करके ध्यान में, जिसमें 12th वाला क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया। तो आप शीट को सॉल्व करने जाओगे, वर्कबुक को करने के बाद तो बिंदास शीट सॉल्व होगी। बस वो वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे जो 12th से रिलेटेड है, जिनके लिए 12th का थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो आप शीट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भैया हम शीट का डिस्कशन इसमें नहीं लेंगे, शीट की जगह हम वर्कबुक लेंगे और वर्कबुक का डिस्कशन लेंगे, और वर्कबुक में जो क्वेश्चंस लेंगे वो शीट से भी अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।